नमस्कार साथियों, मैं हूं श्री परमार और आज हम देख रहे हैं अनुच्छेद नंबर 76 से 80 तक। इसके पहले हमने 71 से 75 तक के अनुच्छेद देखे थे, समझे थे। तो देखते हैं इन अनुच्छेद के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा गया है। आइए समझते हैं। तो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर आज हम पढ़ रहे हैं 76। अनुच्छेद नंबर 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। 77 के अंतर्गत है भारत सरकार के कार्य का संचालन, किस प्रकार से भारत सरकार के कार्य का संचालन होगा। 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 कहता है संसद का गठन, यानी आज हम संसद की प्रणाली भी समझने वाले हैं। और ये ऐसे अनुच्छेद है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ कई एग्जाम्स में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से, समझने की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से, दोनों के आधार पर ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा की संरचना, किस प्रकार से, इसके बाद लोकसभा की संरचना और अन्य चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम 76 से तो 80 तक के अनुच्छेद क्लियर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 76 यानी महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी की स्थापना कौन करेगा और उसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 76। तो 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की स्थापना की गई। क्या कहता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो अर्हता रखता है वही अर्हता किसके लिए लागू होगी, जो है कि मुख्य महान्यायाधीश के लिए, सॉरी न्यायवादी के लिए। न्यायाधीश और न्यायवादी में अंतर है। तो एक तो कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को, किसके लिए होगा, उच्चतम न्यायाधीश के यदि अर्हता रखता है वो, तो वह महान्यायवादी नियुक्त करने के लिए अर्हित होगा, यानी उसको राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तस्मै प्रवर्तक किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए। ठीक है। फिर अगला क्या पॉइंट कहता है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे, पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, वो पारिश्रमिक भी। चलिए, तो अनुच्छेद नंबर 76 और 88 में महान्यायवादी के बारे में कहा गया, यानी ये दोनों आर्टिकल्स महान्यायवादी से संबंध है। तो 88 को आगे पढ़ेंगे हम, अभी हम 76 की बात कर रहे हैं। तो भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है महान्यायवादी? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, यानी जहां पर भी संसद को, राष्ट्रपति को किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वहां पर महान्यायवादी उन्हें सलाह प्रदान करता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति
महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने के लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव भी उन्हें होना चाहिए। ये उनकी अहर्ताएं हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की हमने बात की है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि महान्यायवादी होने के लिए कहा गया कि सर्वोच्च न्यायाधीश की जो योग्यताएं हैं वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये हमने बात अभी किया था। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या उच्चतर एक से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ताकि उन्हें पूरा नॉलेज हो जाए, पूरा एक्सपीरियंस हो जाए। इसलिए कम से कम 5 वर्षों का होना ही चाहिए। उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतर न्यायालय एक से अधिक उच्च न्यायालय ऑप्शन दिया गया का अधिवक्ता होना चाहिए। 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता हो सकता है या फिर इतना, यानी दोनों के बेस पर यहाँ पर 2 पॉइंट डिक्लेयर कर दिए गए। उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं महान्यायवादी के कर्तव्य। महान्यायवादी के क्या क्या कर्तव्य है वो हम देखते हैं। तो वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। किसी भी मामले में राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति महान्यायवादी से सलाह लेगा और उसके लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी को निर्देशित करेगा। वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन भी करता है कि कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन से एक्ट, क्या क्या प्रावधान हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किए जाते हैं। वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। किसके माध्यम से? संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत, जो भी कानून की धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो सौंपे गए उन कृत्यों का निर्वहन भी महान्यायवादी करता है। अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में क्या कर्तव्य है उसके? वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष भी रखता है। जैसे क्षमा याचिका दायर की गई, तो क्षमा याचिका किस बेसिस पे दी गई, क्या क्या प्रावधान है, क्या वहां पर सलाह मशवरा हुआ, उसके बारे में महान्यायवादी जो है कि अपने विचार प्रकट करता है। तो इस प्रकार के और भी कई मामले हैं जिनको महान्यायवादी देखने का काम करते हैं। जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, क्या कहा गया? जहां पर भी भारत सरकार को किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये कानूनी हथकंडे कह सकते हैं, उन्हें आपको प्रयोग करना है। अधिकार और सीमाएं क्या है? तो महान्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित है। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। ये उसके अधिकार हैं। अगला क्या है? उसे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठकों की कार्रवाई में हिस्सा लेने का भी अधिकार है। ये भी ध्यान रखिएगा। परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सदन में, दोनों ही सदनों में वह भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रावधान बना, क्या कार्यप्रणाली हुई, तो वो सलाह मशवरा तो तभी कर पाएगा ना जब वहां की कार्यप्रणाली को देखेगा, समझेगा वहां क्या हुआ। नए यदि कोई एक्ट बने हैं तो क्या बने हैं, ये सब उन्हें नॉलेज में होना चाहिए और इसीलिए उनको ये अधिकार है कि वह दोनों सदन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 88 कहता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, महान्यायवादी, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है। वह उन सभी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध होती है, क्योंकि उसकी रक्षा भी जरूरी है और एक कहीं ना कहीं संसद के सदस्य के रूप में ही सारी कार्यप्रणाली वो अपनाता है, बशर्ते वह वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वह संसद का एज ए सदस्य काउंट नहीं होता है। नीचे वर्णित महान्यायवादी पर निर्धारित की गई कुछ सीमाएं भी हैं। अधिकार तो है, लेकिन कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई महान्यायवादी की। क्या है वो सीमा? वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता, बता सकता है, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उसके सलाह को मानना ही पड़ेगा, ऐसा करिए ही, ये होगा ही ना जीना। वो कह सकता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। न्याय की दृष्टि से वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने कहा था कि आरोपी का यदि बचाव करना है तो उसका सलाह मशुरा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति क्षमा करता है किसी दोषी जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, तो वह महान्यायवादी के विचार से सलाह के आधार पर ही करता है। यानी राष्ट्रपति महान्यायवादी से परामर्श लेता है कि वाकई में ये क्षमा करने योग्य भी है या नहीं। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कुछ केसेस जिनको क्षमादान दिया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी के पास जब कुछ केसेस आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कारण राष्ट्रपति स्वयं अपने आधार पर डिसीजन नहीं लेता। एक तो मंत्रिमंडल से वो चर्चा करता है, इसके साथ ही साथ महान्यायवादी भी उनको सलाह देने का काम करते हैं और सभी के निष्कर्ष के आधार पर दया याचिका पर सुनवाई होती है और ये देखा जाता है कि कहीं वह व्यक्ति दया का पात्र है या नहीं। यदि हमने उसे दया दिखाई और उसके कृत्य को माफ किया तो आने वाले समय में इस प्रकार के और दुराचार बढ़ेंगे, इस प्रकार के व्यवहार बढ़ेंगे, इस प्रकार के कृत्य बढ़ेंगे और जो है न्यायिक प्रणाली पर से विश्वास उठ जाएगा। तो जहां आवश्यक हो वहां पर क्षमा किया जाता है, लेकिन जहां पर आवश्यक नहीं हो वहां पर ये निराधार है। फिर वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता और राष्ट्रपति से भी दया याचिका खारिज कर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी राष्ट्रपति उसको अनुमति यानी सरकार उसको अनुमति दे देती है तो फिर वो नियुक्त हो सकता है। आगे एक नोट भी दिया है, यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायाधीश को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान में महान्यायवादी का कहीं पर भी वेतन भत्ते का निर्धारण नहीं है, यानी महान्यायवादी के जो भी वेतन भत्ते होंगे वो सब राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसलिए उसे सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया, उसे राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में समझा गया, जाना गया। इसलिए वह चाहे तो अपनी स्वेच्छा से आगे की प्रैक्टिस अपनी जो है वो जारी रख सकता है। यही बात इस नोट में कही गई है, यानी वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता, इसलिए किसी भी कानूनी अभ्यास के लिए वो जा सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 76 भारत का महान्यायवादी। आशा करते हैं आपको महान्यायवादी के बारे में पता चला होगा, सामने आएगा। यानी प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। ठीक है, अब इसमें महान्यायवादी शब्द जोड़ने का भी कहीं ना कहीं जो कारण है वो उसकी कार्यप्रणाली से है। यानी अंतिम समय में कोई व्यक्ति है जिसे फांसी की सजा सुना दी गई है
और दया याचिका गई है राष्ट्रपति महोदय के पास, तो उस समय महान्यायवादी ही यह बताएगा इसे क्षमा किया जाए या नहीं। यानी इस प्रकार के प्रमुख कार्य यानी महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य महान्यायवादी का होता है और इसीलिए नाम दिया गया महान्यायवादी। अगला आता है आर्टिकल नंबर 77। तो आर्टिकल नंबर 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो भारत सरकार के जो कार्य है उनको हम देखते हैं 77 के अंतर्गत। भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाइए। यानी राष्ट्र का सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और इसीलिए जितने भी कार्य होते हैं करती मंत्रिमंडल मंत्रि परिषद करता है, लेकिन किनके नाम से? राष्ट्रपति महोदय के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। उसके लिए ऐसा जरूरी है कि राष्ट्रपति पर्टिकुलरली इसको लिख करके देगा। ये क्या? यदि सरकार के माध्यम से आया है तो वह बाय डिफॉल्ट ही, जिसे हम कंप्यूटर में कहते हैं ना, कोई भी चीज होती है तो बोले बाय डिफॉल्ट पहले से है, यानी यहाँ पर सरकार ने दी है, यानी किनके नाम से दी है? वो राष्ट्रपति के नाम से ही दी है। तो उसके लिए यह जरूर नहीं है कि राष्ट्रपति अपना अनुमोदन उस पर लिखे, हाथों से लिखा हुआ हो या सिग्नेचर। वह यदि उनके प्रपत्र के माध्यम से आया है तो वह मान्य होगा। तीसरा क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये किसके सारे? भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 आर्टिकल के अंतर्गत दिया है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। देखिए, प्रधानमंत्री की कई कार्यप्रणाली है और भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री की। नाम मात्र की कार्यप्रणाली का राष्ट्रपति, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री। यानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, जैसे कहते हैं ना कि एक घर में दादाजी है और उनका पोता भी है, लड़के का लड़का भी है। अब सारा कार्य जो भार है वो लड़के के ऊपर है। अब जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, परिवार में जो कार्य होते हैं वो सारे कार्य दादाजी से पूछ करके होते हैं कि क्या हम इस जमीन का सौदा कर ले? 50 बीघा जमीन बिक रही है, क्या इसको सौदा कर ले? तो दादाजी कहेंगे, देखो बेटा, कार्य तो आपको करना है, आगे घर कैसे चलेगा, अब आने वाला समय भी आपको देखना है और जो अच्छा हो सके वो करो, लेकिन आपके भाइयों से और पिताजी से पूछ लो। यानी क्या हुआ? अनुमोदन हुआ। आज्ञा स्वरूपारी है। आप देखेंगे सर्वोस्वरी कौन है? तो बोले दादाजी। एक बार दादाजी से पूछ लिया जाए, उससे क्या होगा? उससे यदि हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हम उससे बच सकेंगे कि हमने नहीं, ये हमारे दादाजी ने किया और दादाजी उसको संभाल। हमारी कार्यप्रणाली में राष्ट्रपति उतना ही महत्व रखाता है। यानी हर कार्य करेगा प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, और किसके नाम से होंगे? वो सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कर्तव्य है? तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला क्या कहता है 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति क्या है? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित करे कि हमारी मंत्रिपरिषद ने ये कार्यप्रणाली, ये योजनाएं लागू की है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी
जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। जो यह है ये अपनी तरफ से दें, लेकिन यदि राष्ट्रपति मांगे तो वह दें। और क्या करें, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया, पर्टिकुलर मंत्री, किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। कि ये मंत्री जी ने तो कह दिया, लेकिन मंत्री परिषद में भी तो आना चाहिए ना, सभी के माइंड में ये बात आना भी तो चाहिए, उन्हें भी तो समझना चाहिए। तो राष्ट्रपति ऐसे समय में प्रधानमंत्री को कहेंगे और प्रधानमंत्री के संबंध में या मंत्रिपरिषद के संबंध में यह अपेक्षित करेंगे कि वह सभी के संज्ञान में लाया जाए। चल आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 70 के बाद 79 क्या कहता है? 79 के अंतर्गत है संसद का गठन। संसद किस प्रकार से चलेगी, संसद किन से मिलकर बनेगा, ये सब आता है आर्टिकल नंबर 79 और इसके बाद के आर्टिकल्स में। तो 79 को हम समझते हैं, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियरिटी रेजोल्यूशन के कारण नहीं आ रहा है, लेकिन डायग्राम में आपको स्पष्टता कुछ हो रही है। भारत की संसद अनुच्छेद नंबर 79, जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत निर्देशित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा गया है, और अनुच्छेद नंबर 80 के अंतर्गत है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा गया। आर्टिकल भी याद रखने की कोशिश करें। आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत प्रावधान किया और उसके अंतर्गत 3 भाग इसके दिए गए, जिसमें आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत यदि 80 की बात करें तो राज्यसभा, फिर 81 के अंतर्गत लोकसभा और राष्ट्रपति, जिसको हम कुछ सीमा तक पढ़ चुके हैं, कुछ अनुच्छेद इनके पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आगे हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 80 और 81, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका संसद। अब है संसद का गठन। तो संसद का गठन कैसे होगा? संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्दों को अपनाया गया। सभा उच्च सदन कहलाया, जिसको कहते हैं दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। दूसरा, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर जनता द्वारा सीधे चुने प्रत्यक्ष वोटिंग के निर्वाचन के आधार पर जो लोग आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और इसीलिए लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य संघ प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। उनके सदस्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा में कोई प्रावधान आया और उस प्रावधान में कहीं ऐसा बना दिया गया कि एक राज्य को ज्यादा अनुमोदन दिया गया और दूसरे राज्य को कहीं ना कहीं द्वेष उसके साथ में किया गया, पक्षपात उसके लिए किया गया, तो राज्यसभा की परिकल्पना की गई कि ऐसा न हो, इसके लिए राज्यसभा गठित की जाए जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह भी ध्यान रखना है, और न ही वह सदन में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति सदन का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति, तक विधि नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति महोदय अपने उस पर सिग्नेचर न कर दे।
तो सिग्नेचर करना ओनली ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सिग्नेचर कर दिया गया, उसके प्रावधानों को देखा गया, बहुमत को देखा गया, तब जाकर के राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान करते हैं, नहीं तो वह पुनः विचार के लिए पहुंचा सकते हैं। बढ़े आगे, अगला है राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल नंबर 80, जिसकी अभी हमने जस्ट थोड़े पहले चर्चा की थी। तो क्या कहता है ये आर्टिकल, इसको हम देखें। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। यानी इसके 12 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति की अनुशंसा से किया जाता है। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य चयनित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी इस लाइन से क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्यसभा का गठन किया गया, जो भी हमने जिस पहले थोड़ा चर्चा किया था वही बात है। इस कारण राज्यसभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है, जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण, क्या बात कही गई, पुनरीक्षण, उस आर्टिकल का कोई भी एक्ट है उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। कोई भी चीज राज्य के लिए लागू की जाती है तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। यानी वहां पर राज्यसभा में सामूहिक रूप से उसे प्रस्तुत किया जाएगा। जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को पुनरीक्षा करे, यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है, क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इसमें मनोनीत होते हैं, जिन्हें विशेष तौर पर विशेषज्ञता के आधार पर खुद राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य, 12 सदस्य। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं राज्यसभा द्वारा ही पास होने चाहिए, तभी जाकर के आपातकाल लागू होगा। इसके आर्टिकल नंबर हमारे 76 से 80 तक के, जिसमें हमने जो है कि समझा 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का कार्य का संचालन 77, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, संसद का गठन और राज्यसभा की संरचना। आगे हम 81 के अंतर्गत देखेंगे, समझेंगे, यानी आर्टिकल